जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे परीक्षा दिन 2024 मैथमेटिक्स का सेट नंबर 4, जिसमें हम कौन से क्वेश्चन तक कर चुके थे? 16 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो आपके भारी कमेंट आ रहे थे, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि सेट करेंगे, उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो देखेंगे, ठीक है, जिससे चैप्टर से जो भी रिलेटेड है। मैक्सिमम बच्चों इस पर हमने सारा क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर जाएंगे, मेथड्स कर जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके और अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या है कि एकेडमिक्स मतलब इस सेशन से इस सेशन तक के, कहाँ से कहाँ तक के, 2005-06 और 2006-07 का ग्राफ दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है। देखो बच्चों, जब इस टाइप के जो ग्राफ होता है, इसको कहते हैं डबल बार ग्राफ। क्या कहते हैं? डबल बार ग्राफ, जो एक के साथ दो होते हैं। तो सबसे पहला कहा गया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। हमें कहा गया है कि डबल बार ग्राफ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहली चीज कि जो डबल बार ग्राफ है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों? तो हमें सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन 17, तो देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं बुक में देखता हूँ कि पहला इट गिव्स the information about the comparison of marks obtained, जो हमें मार्क मिले हैं उनके बीच का कंपैरिजन हो रहा है बाय द स्टूडेंट इन द ईयर 2005 to 2006 एंड 2006 to 2007, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी ग्राफ है हमें ये बता रहा है कि जो अलग अलग ऑब्टेन हुए मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, उनके बीच में क्या बता रहा है? कंपैरिजन बता रहा है। क्योंकि देखो, जो ग्राफ होता है वो क्या करता है? कंपैरिजन ही बताता है बच्चों। क्या बताता है? कंपैरिजन बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप इसी में देखिए कि इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मोस्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ? तो देखो यहाँ पर ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें पहले बच्चे का कितना था? 30 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 60 हो गया। तो ज़्यादातर किस में इम्प्रूव हुआ? मैथ्स में हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी में लिखेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या हुआ बच्चों? परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया। अगला देखिए, परफॉर्मेंस इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड मतलब खराब परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन सा सब्जेक्ट की, तो किस में कम हुआ? देखो, इंग्लिश के सब्जेक्ट में परफॉर्म कैसा हुआ? डिटेरियोरेट मतलब खराब होना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट इन इंग्लिश
इंग्लिश में सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा? डिटीरियोरेटेड हुआ, है ना, खराब हुआ। अगला है कौन से सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसा रहा, ठीक है, सेम रहा? तो हिंदी। देखिए आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, हिंदी में परफॉर्मेंस कैसा हुआ? सेम रहा। द परफॉर्मेंस हैज रिमेन एट पर इन हिंदी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में फटाफट देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमको ग्राफ दिया था जिसमें बेटा डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ क्या है कि ये एक बार है और उसके साथ में जो भी दूसरा बार है, तो जब दोनों साथ में हो जाते हैं तो इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। ये पहले का इम्प्रूवमेंट था। कौन से सेशन का था बेटा? ये जो ग्राफ था ये 2005 का था, मतलब ये 2005 से 2006 में पिछले साल का था और ये इस साल का है, ठीक है। मतलब 2 साल का हमें कंपैरिजन दिया है सब्जेक्ट का कि किसी बच्चे का पिछले साल, जैसे मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं हूँ तो पिछले साल, ठीक है, जब मैं सोच लो कि आप 7th में थे तो 7th में मान लो कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर आए थे? 70 नंबर आए थे। और इस साल 8th में इंग्लिश में 50 नंबर आएंगे। तो पिछले साल के और इस साल के मार्क्स क्या किए? कंपैरिजन किया, उसी को तो बताया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि बताया क्या है, तो इसमें मार्क्स का कंपैरिजन बताया है 2 साल का, 5 से 6 और 6 से 7 साल इसके बीच का। उसके बाद में भाई किस में परफॉर्मेंस बढ़ा? पिछले साल मैथ्स में कमजोर था, इस बार बाबा गणित वाला का चैनल देख रहे हैं तो इम्प्रूव हो जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस खराब किस में हो गया? पिछली बार तो इंग्लिश में अच्छा लेके आए थे पर अब क्या हुआ? इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए। और लास्ट में पिछले साल भी जैसा था इस साल भी वैसा है। कौन सा सब्जेक्ट में? हिंदी में। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया। करते हैं सेस्ट का अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? हमारे पास स्क्वायर शेप का पार्क है। पार्क समझते हो? गार्डन। गार्डन कैसा? स्क्वायर शेप का, जिसकी चारों साइड इक्वल है। हमें उसका एरिया दिया है 625, तो निकालना है क्या? उसका एज या साइड। तो हम क्या मान लेंगे? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू ए मीटर। मैं ए मीटर मान लेता हूं। ऑल्सो गिवन दैट, हमें क्या गिवन है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना दिया हुआ है? 625 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट। बेटा हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, और साइड हमने क्या मानी? ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 625। अब ए का जब हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 25 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 25 मीटर। बेटा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद कल आपकी एग्जाम है और हमें क्या चाहिए कि कंटेंट फटाफट बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है? 9261। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालने के लिए बेटा हमको 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले 9261। बेटा याद रखना लास्ट में 1 है तो 2 से तो कभी भी जाएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? 3 से। 3 3 जा 9,
अब 3 की टेबल में 2 नहीं आता तो इसकी जगह लगाएंगे 0, फिर बनेंगे 2, 26, तो 26 3 8 जा 24 बचा 2, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब फिर करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, फिर जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर जाएगा 7 से, तो 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 7 से आएगा, 7 7 जा 49 और फिर 7 से बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 9 2 6 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और क्योंकि हमें निकालना है क्यूब रूट इसलिए इसके 3 3 के पेयर बनेंगे। पर कब, जब मैं दोनों साइड क्यूब रूट लगाऊंगा तब। 9 2 6 1 का क्यूब रूट चाहिए और यहाँ पर भी क्यूब रूट किसका चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 3 पेयर बन के निकल गए, तो ये हो गया 7 3 जा 21, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 इज 21, ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है एक सिलेंडर का एरिया है 1936 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसकी रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। इसकी हमें हाइट निकालना है। तो हम जानते हैं कि बेटा जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि सिलेंडर की रेडियस 14 सेंटीमीटर और मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो, फॉर्मूला देखो क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो देखो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 1936। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि जो पाई की वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 22/7, जब तक कि हमें कहा ना जाए कि इसको 3.14 लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एच प्लस आर कितना है 14 इज इक्वल टू 936। अब सुनो यहाँ पर क्या है, ये आर की वैल्यू हम लिखना भूल गए 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 एच प्लस 14 इज इक्वल टू 1936। इन सबको डिवाइड में ले जाओ तो h प्लस 14 ये हो जाएगा 1936 डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 22 से करो या फिर 11 से कर दो, तो 2 11, 2 1 1, 2 2 जा 2, 4 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 22, तो यहाँ से h इज इक्वल टू एच प्लस 14 इज इक्वल टू 22, राइट साइड कर दो तो 22 माइनस 14, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8, शायद तक, हाँ 8 आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, हाइट आ गई। बात समझ में आई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन हमारा 21 है जो किस पर बेस्ड है, लड्डू पर बेस्ड है, जो हम कर चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। कहने का मतलब ये है कि एक बॉक्स में लड्डू रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए हैं, और टोटल चिल्ड्रन है 30 बच्चे हैं। तो जब वो 30 बच्चों को उस बॉक्स में से लड्डू बांटते हैं तो 30 में से हर एक को 5-5 लड्डू मिलते हैं। कितने लड्डू मिलते हैं, 5-5 लड्डू मिलते हैं। पर अगर उस 30 चिल्ड्रन में से 5 मान लो कम हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, तो बच्चे कितने, 25 स्टूडेंट। तो जब 25 स्टूडेंट को लड्डू बांटते हैं तो हर एक को 6-6 लड्डू मिलते हैं, ठीक है। तो कितने लड्डू मिलेंगे हमको वो बताना है। सॉरी मैं 6 बोल दिया, बट 6 ही मिलेंगे। देखो 30 स्टूडेंट थे तो हर एक को 5 लड्डू मिलते थे। अब मान लो कि घटकर 25 रह गए, क्योंकि 5 तो चले गए, तो हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, तो मैं मान लेता हूँ y लड्डू मिलेंगे। तो ये किसका रेशो है बच्चों, ये इनवर्स रेशो है कि जब बच्चे बढ़े तो लड्डू कम हुए, बच्चे कम हुए तो लड्डू बढ़ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय इनवर्स
रिलेशन, और इन्वर्स रिलेशन के लिए x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, ये फॉर्मूला होता है। अब सर ये x1 और x2 क्या है? तो देखो बच्चों, हमारे पास ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। तो अब यहाँ से वैल्यू रख दो, x1 कितना, विच इम्प्लाइज दैट 30 मल्टीप्लाई y1 कितना 5 इज इक्वल टू x2 कितना 25 मल्टीप्लाई y2 कितना y। अब यहाँ पे 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू y। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो मैंने कहा था ना हर एक को कितने लड्डू मिलेंगे, 6 लड्डू मिलेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों सीखते हैं फैक्टराइजेशन करना। अब देखो फैक्टराइजेशन किस तरीके से होगा, मैं एक को आपको सिखाऊंगा, बाकी सब उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो जरा इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन x गिवन दैट, हमें क्या गिवन है बच्चा वो लिख दो, x² + 7x + 12। अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रफ में देखो, हमें इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, पहले सर्कल लगाओ, ये रफ में काम करोगे आप। मैंने क्या करा, पहली और लास्ट टर्म को सर्कल कर दिया, और सर्कल साइन के साथ करना है। किसके साथ करना है, साइन के साथ करना है। अब सर्कल करने के बाद में फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करके देखो जरा, x² मल्टीप्लाइड प्लस का 12 इज इक्वल टू 12x का स्क्वायर। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना है बेटा, 12x का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब सेंटर में कौन सी चीज बच गई है, प्लस का 7, क्या बच गया है 7x। तो ये हो गई मिडिल टर्म, क्या हो गई मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब टुकड़े करना है। तो देखो इस मिडिल टर्म के 2 टुकड़े करना है मुझे, 1 और 2। अब मुझे 2 टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ने पर मेरे पास प्लस का 7x आए, और उन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्लस का 12x² आना चाहिए। तो सर ये कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा रफ आइडिया लेता हूं। अगर मैं एक को 3x मान लूं और एक को 4x मान लूं, तो दोनों 3 और 4 मिलके प्लस का 7x बना देंगे, और 3 4 जा 12 x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। तो हमारी दोनों शर्त मंजूर हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम लिखेंगे, ये भी सेम लिखेंगे, और इसकी जगह हम ये 2 टर्म लिखेंगे। दोनों के साथ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस का 3x प्लस का 4x। अब क्या करेंगे सर, अब ये करेंगे कि पहले 2 टर्म से, इन दोनों में से x कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये x² था, तो 1 बाहर देने के बाद में x बचा, प्लस एक x बाहर दे दिया तो अंदर 3 बचा। अब यहां से अंदर से 4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, प्लस का 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x + 3। तो इन सब में देखो ये दोनों का जोड़ा बना दो x + 3, और x और +4 का जोड़ा बना दो, तो देखो x + 3 x + 4, ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। तो लिखेंगे कैसे, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3x + 4x + 12। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x + 3। एक ये भी कर सकते हैं कि जो x यहाँ आएगा वो सेम यहाँ पर आएगा, तो प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, तो ये x + 3 और ये x + 4। अब बेटा ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा लिख देता है कि x + 4 और x + 3, तो क्या ये सही होगा, या बिल्कुल सही होगा। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है, और 3 × 2 भी 6 होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसी पैटर्न पे यही करते हैं। बेटा देखो
मेथड कभी नहीं बदलेगी, केवल नंबर्स बदलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तो बच्चे ये दिमाग में से निकाल दे कि सर यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं, मेथड ये आएगी और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये मेथड सीख लो और इसके जैसी एक दो प्रैक्टिस कर लेना। देखो क्या करेंगे, सेम पहले को मार्क करो, दूसरे को मार्क करो, उन दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 25 एक्स का स्क्वायर। ये कुछ नहीं मतलब प्लस का है। ठीक है, अब क्या करना है, मिडिल टर्म कौन सी है, 10x, इसको स्प्लिट करना है, दो टुकड़े करना है। अब कैसे टुकड़े करेंगे बच्चा लोग, देखो हम जानते हैं कि अगर मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए, तो 25 कैसे मिलता है, जब मैं 5 का 5 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 25 मिलता है, और मैं 5 को 5 में जोड़ूंगा तो 10 मिलता है। पर अब किसका ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, साथ में x तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो क्योंकि जोड़ने पर माइनस आना चाहिए, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 5 5 जो 25 एक्स एक्स का स्क्वायर, मतलब हमारा रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस 5x प्लस का 25 सेम। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस 5, और x माइनस 5 तो यहाँ आएगा ही, बस यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 5। इन दोनों में से x माइनस 5 का एक जोड़ा बनेगा और एक x माइनस 5 का जोड़ा बनेगा, बस सेम लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस का 25, ठीक है, विच इम्प्लाई दैट x माइनस 5 x माइनस 5 और यहाँ आएगा माइनस का 5। इसका मतलब इन दोनों में से x माइनस 5 x माइनस 5, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन।